जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। ये मराठा प्रशासन का दूसरा लेक्चर होगा और इस दूसरे लेक्चर को बड़ा जदोजहद के साथ आपको देखना है। ठीक है, आपको क्या हम समझाना चाह रहे हैं उसको आप समझिएगा। हमको ये समझाना है कि अगर मराठा प्रशासन में आपको कलम उठाना हो पीटी के लिए, कलम उठाना हो मेंस के लिए और कलम उठाना हो वर्णन के लिए, विश्लेषण के लिए, तो अंतर क्या है यारा? वर्णन यहाँ वर्ड दे देगा, इसका मतलब एक लाइन से आपको जो है एज इट इज लिख देना है। जहाँ विश्लेषण वर्ड देगा वहां पर आपको अपना व्यू देना है। आलोचना और समालोचना हम अभी छोड़ रहे हैं, अगला वीडियो में हम आपको वर्णन, विश्लेषण, आलोचना, समालोचना में लिखने का पैटर्न क्या होगा उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगर अभी हम लोग मराठा प्रशासन की बात करें तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, उसको आप लोग देख लें। सीधी सी बात ये आ जाएगी कि जो व्यक्ति या व्यक्तित्व ने साम्राज्य को खड़ा किया, उसने एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया जिस ढांचे के ऊपर संपूर्ण मराठा प्रशासन टिका हुआ था। अद्भुत, अद्वितीय विशेषता उन्होंने क्रिएट किया। प्रशासनिक ढांचे को कमोबेश जमीनी स्तर तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। यही कारण था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद भी उनका प्रशासनिक ढांचा उसी तरह काम करता रहा जैसा कि उनके जीवित रहते कर रहा था। यही कारण था कि प्रशासनिक ढांचे में केंद्रीय प्रशासन में 8 महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। उन महत्वपूर्ण अधिकारियों में हमने एक नाम लिया था पेशवा का। पेशवा का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, सर ये नौबत का मतलब हो गया सेनापति, न्यायाधीश का मतलब हो गया न्यायाधीश और पंडित राव का मतलब हो गया पूजा पाठ वाला मंत्री। ये 4 पद हैं। अगर आपको मेन ओरिएंटेड लिखना हो तो सब लिखाएगा। पीटी में आपको पेशवा और सर ये नौबत खूब पूछता है या जनरली पूछता है तो पढ़ते पढ़ते रटा जाएगा, लेकिन सर्वाधिक पीटी में पूछा जाने वाला जो पॉइंट है आपको पूरे प्रशासन का, उसमें एक आ जाता है आपको दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत ये होता है फॉरेन मिनिस्ट्री, ये आ जाता है विदेश मंत्री। दबीर या सुमंत का मतलब क्या हो गया? विदेश मंत्री। एक आ गया सुरनिस या सुरनविस या चिटनिस, ये आ गया शाही पत्राचार विभाग। फिर एक आ गया आपको वाक्या नविस, सूचना और गुप्तचर विभाग। इसको ये बहुत कंफ्यूजियस है, आपको ये 3 गो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। क्या क्या आ गया? दबीर या सुमंत विदेश मंत्री, सुरनिस या चिटनिस शाही पत्राचार, वाक्या नविस सूचना और गुप्तचर, और एक और मंत्रालय आता है वो आता है मजुमदार या अमात्य। मजुमदार या अमात्य, ये मजुमदार या अमात्य का क्या मतलब होता है? ये आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। कुल 8 महत्वपूर्ण पद हैं और इसी पर पूरा मराठा साम्राज्य का स्तंभ टिका हुआ है। इसका जिस अनुंदाज में तुमको प्रस्तुत करना है, ध्यान रखना यारा, पढ़ने से मेंस में पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, मेंस नहीं पास करोगे, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि हम भी लाइफ टाइम कमीशन ही दिए। आपको कमीशन अगर आप देते हैं तो आपके पास लिखने का हुनर होना चाहिए। और यकीन मानो कि दुनिया में कोई टीचर पैदा नहीं लिया है जो मेंस किसी से निकलवा दे, कोरा बकवास है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को साइकिल चलाने का थ्योरी दे के साइकिल नहीं चलवा सकते, कीर के हाथ पांव तोड़ लेगा। अगर आप किसी को तैराकी की थ्योरी देते हो कि बेटा डूबे भर कमर भर पनी हम चल जाना चाहिए, डूबे भर चलना, हाथवश पनिया काटना और गोड़वश पटक पटक के तैरना, वो पहले दिन गंगा ला पालेगा, मर जाएगा। मेंस चलता है अभ्यास पे। आप जितना रिटर्न अभ्यास करोगे आपका धार उतना दमदार होगा, प्रस्तुतिकरण आपका उतना बेहतरीन होगा। अगर मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगा ना, तो अभी तो हम नए हैं यूट्यूब में, देख लेना, तब तुमको पता चल जाएगा कि मेरे हाथों पढ़ाया हुआ एक बंदा कितना बड़ा यूट्यूबर है जो मेरा चेला है। मेरे ही अंदाज, मेरे ही वॉइस, मेरे ही उदाहरण को बेचा है, तो ये एहसास हो जाएगा। क्योंकि अभी नए हैं इसलिए अभी ज़्यादा बोलेंगे तो लगेगा कि बेटा बड़का बड़का तोप मार रहा है, तो करेंगे नहीं, हम कर्मों से प्रमाणित करेंगे। तो शिवाजी के प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना है।
अब अगर बात कर ले कि सैन्य प्रशासन क्या था, तो यार सैन्य प्रशासन में हम तुम लोगों को बतलाए हैं, ये ढांचा हम तुम लोगों को पहले ही बतला दिए कि सबसे पावरफुल विंग के रूप में माना जाता है घुड़सवार सेना, फोर्स। उसमें एक आता है परमानेंट और एक आता है टेम्पोररी। परमानेंट में जो आता है वो कहलाता है प से परमानेंट, प से पागा, पागा या बरगीर, पागा या बरगीर। और दूसरा जो टेम्पोररी होता था, जंग के मैदान में जब जरूरत पड़े तो इन सैनिकों को बुला लिया जाता था, वो कहलाता था सिलहदार। तो एक हो गया पागा या बरगीर और दूसरा हो गया सिलहदार। ध्यान रखना ये परमानेंट विंग है। शिवाजी की परमानेंट विंग में ये जो पागा या बरगीर का क्या ढांचा था, तो इसके लिए अभी पिछला वीडियो में भी हम समझाए थे, अभी फिर हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि तुमको दिमाग में रखना है 25 5 10 5। 25 सैनिक के बॉस कहलाता था हवलदार। अब दिमाग में रखोगे हवलदार, जुमलदार, हजारी, हजारी। देखो कुछ नहीं करना यार, इसको धकेल के यहाँ ले आओ 5 गो हवलदार। जैसे हम बतलाए ना कि 2-3 गो डीएसपी के ऊपर एक एसपी, वैसे ही 25 सैनिक के ऊपर एक हवलदार। अब 5 गो हवलदार का बॉस होगा एक जुमलदार। अब एक हवलदार के नीचे के गो सैनिक, 25 गो। तो यहाँ 5 गो हवलदार है, 25 गुने 5 125। अब जुमलदार को यहाँ धकेल दो तो हो गया 10 जुमलदार, 10 जुमलदार के ऊपर हो गया एक हजारी। अभी हजारी को यहाँ ले आओ तो 5 हजारी के ऊपर हो गया एक 5 हजारी। ये रहा ना शिवाजी का घुड़सवार सेना का पहचान या स्ट्रक्चर। अब कहोगे कि उस कालखंड में इसी का डिक्टेशन देते चलोगे कि शिवाजी ने ना सिर्फ केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान के माध्यम से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा क्या कहोगे नागरिक सेवा की तमाम गतिविधियों, चाहे वो विदेश मंत्रालय को देखना हो, सूचना विभाग को देखना हो, राजा के द्वारा दिए गए राजकीय आदेशों को संप्रेषित करना हो, चूंकि वो अपने चित्पावन ब्राह्मण थे, इसके कारण धर्म का मामला हो या विदेश का मामला हो, तमाम गतिविधियों को देखने के लिए एक अलग विभाग ही खोल रखा था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम तुलना कर सकते हैं कि भारत सरकार तमाम गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक एक मंत्रालय की स्थापना किया था। उस कालखंड के जरूरत के मुताबिक शिवाजी ने जो प्रशासनिक ढांचा दिया था वो कमाल का था। वो भी उस कालखंड में जब औरंगजेब जीवित था, जिसका लक्ष्य था इस राष्ट्र को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। उस कालखंड में कोई हिंदुशाही शासक आए और शासन सत्ता को में स्थायित्व को बनाए रखे, तो इससे तुम प्रमाणित कर दोगे कि वाकई इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना दमदार था कि औरंगजेब चाह करके भी शिवाजी के प्रशासन को हिला ना सका, इसके साम्राज्य को तोड़ ना सका। और उसी में यह भी प्रमाणित हो जाएगा कि प्रशासनिक ढांचा की मजबूती की देन था कि लगातार आक्रमण किए जाने के बावजूद भी सैन्य प्रणाली इतनी मजबूत थी कि शिवाजी को औरंगजेब हरा ना सका। तो उसमें दिखलाना है कि इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि कौन नेतृत्व करेगा, इसके बाद का अधिकारी कौन होगा, सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, कौन किससे आदेश लेगा। उस कालखंड में माना कि राजतंत्रात्मक, ऐसे ही लिख सकते हो, माना कि राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में शीर्ष के ऊपर राजा होता है। ज्यों-ज्यों हम लोग नीचे की ओर आते हैं अधिकारियों की तादाद बढ़ता चला जाता है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं अधिकारियों की तादाद घटता जाता है। अंतिम पायदान में वे सैनिक आते हैं जिनकी तादाद सर्वाधिक होती है। तो हर एक क्रम में स्पष्ट है। सबसे नीचे आ गया सैनिक। इन सैनिकों को आदेश किससे लेना है? 3 सैनिकों को आदेश लेना है हवलदार से। हवलदार अगर किसी मामले में निर्णय लेना है, इसको आदेश लेना है, तो किससे लेगा? तो ये जुमलदार से। जुमलदार किसी से आदेश लेगा तो ये लेगा हजारी से। हजारी किससे आदेश लेगा? तो इसके ऊपर एक आता है 5 1 हजारी, तो इससे लेगा। और सबों का परमपिता परमेश्वर कौन है? दैट इज राजा, दैट इज किंग। और मराठा शब्दावली में राजा को कहा जाता था छत्रपति। तो इस प्रकार इनका सैन्य प्रशासन में मजबूती थी, जबरदस्त मजबूती थी। यही कारण है कि बाह्य आक्रांताओं ने लगातार शिवाजी के मरने के बाद जो राजनीतिक उठापटक, प्रमाण की कड़ियां देखना, लगातार शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब के द्वारा संभाजी के ऊपर आक्रमण किया जाना, भारत के इतिहास के सबसे घृणित हत्याकांड के रूप में संभाजी का हत्याकांड जाना जाता है। उन परिस्थितियों में भी भले राजा मारा गया हो, भले राजा की चमड़ी उधेड़ करके भूसा भर दिया गया हो, लेकिन साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा हिला नहीं।
यही कारण था कि शिवाजी के द्वारा स्थापित प्रशासन को मील के पत्थर के रूप में देख सकते हो। यही कारण था कि इसका लोहा औरंगजेब को भी मानना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रामाणिकता दी जाती है। कभी कभी तो जोड़ता है कि आधुनिक कालखंड से तुलना करें, कर सकते हो यार। आज के युग के शब्दावली बदल गए, हायरार्की के नाम बदल गए, लेकिन कमोबेश डिजाइन तो वही है। अब आ जाता है इनका पैदल सेना। पैदल सेना संख्या में ज्यादा था। इसको दिमाग में रखने का तरीका है 9, 10, 23, 7। 23 नहीं है, 2 या 3 है और 7 है। 9 सैनिकों का बॉस कहलाता था नायक। नायक, उसके बाद हवलदार, जुमलदार, हजारी। बस यही दिमाग में रखना है। नायक, हवलदार, जुमलदार, हजारी, वही धकेल दो। 9 सैनिक के ऊपर बॉस कहलाया क्या? तो नायक। अब 10 गो नायक, 9 गो नायक है, इसका बॉस कहलाया हजारी। अब 2 या 3 गो हजारी है, इसका नायक, हवलदार, हाँ, इसका बॉस कहलाया जुमलदार। 7 जुमलदार का बॉस कहलाया 1, 7 हजारी। ये क्रम है। अब इसमें दिखाना है कि संख्या बल में ज्यादा था, संख्या बल में ये ज्यादा है, लेकिन पावरफुल विंग के रूप में घुड़सवार सैनिक जाना जाता है। बात रही कि शिवाजी के पास, शिवाजी ने कभी विदेश पर आक्रमण किया ही नहीं, लेकिन फिर भी एक आशंका के दृष्टिकोण से, एक कुशल प्रशासक के नजरिए से देखा जाए तो उनकी नौसेना कोलाबा में रहा करती थी। उनकी नौसेना कोलाबा में रहा करती थी। तो ये प्रशासनिक ढांचा आपको प्रदर्शित कर दिया आपने किस संदर्भ में? तो आपका संदर्भ है शिवाजी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन। सबको मिला के लिखना हो तो एक अलग डिजाइन हो जाएगा। उसमें कट पेस्ट करने की आदत डालने की कोशिश कर लो, इत्मीनान से हो जाएगा। वो हम सिखा देंगे। अब आता है शिवाजी का, तुम्हारा किला उला के प्रशासन तो हम दिखा चुके हैं, लेकिन यारा एक मिशन है 5000 का, क्योंकि चैनल एकदम नया है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और हो सके तो दूसरों से भी करवा देना। बहुत उम्दा और बहुत कम मटेरियल देंगे, लेकिन सेट बना के देखना, अद्भुत, दिल से दुआ दोगे। नौसेना हमने कहा कि कोलाबा में है। अब है कि इतने विशाल प्रशासन को संचालित करने के लिए, इतने विशाल प्रशासनिक ढांचा को संचालित करने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप जबरदस्त चाहिए, अर्थव्यवस्था जबरदस्त चाहिए। ध्यान रखना, इस सब स्क्रीन को बैठ के कॉपी में लिखना और फिर रटना, ये फिदरत मत पालना। स्पीच को 2-3 बार सुनना और सुनने के बाद बुक जरूर पढ़ना, और 3rd फेज में इस लिखे हो या मोबाइल में रखे हो तो उसको देखना। अमृत की तरह काम करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि दूध है तो घी निकाल लोगे, लेकिन घी से कभी दूध नहीं बन सकता। कंसेप्ट है तो फैक्ट्स निकाल लोगे, लेकिन फैक्ट से कभी कंसेप्ट नहीं निकाल पाओगे। यहां राजस्व व्यवस्था की बात करो तो शिवाजी ने मलिक अंबर के भू राजस्व की प्रणाली को अपनाया था। अब कहोगे कि मलिक अंबर का भू राजस्व की प्रणाली क्या थी यारा? तो मलिक अंबर के भू राजस्व की प्रणाली थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। व्हाट इज रैयत? ये रैयतवाड़ी क्या है? 3 गो चीज पढ़ोगे यारा, रैयतवाड़ी, जमींदारी, महलवाड़ी। क्या है तीनों में अंतर? समझना, मैं धनबाद से हूं, मान लिया जाए कि धनबाद का जमींदार हमको घोषित कर दिया गया, इसका मतलब होगा कि पूरे धनबाद में जितनी जमीन है उसका मालिक मैं हूं। अब जो किसान खेती कर रहा है उससे हम टैक्स लेंगे, वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे, उसके उत्पादन भले वो करेगा, लेकिन जमीन मेरा है। ये जमींदारी प्रथा हो गया। मालवाड़ी प्रथा में टैक्स बांध दिया जाता था एक मोहल्ले में। मान लो XYZ कोई मोहल्ला पर टैक्स बांध दिया, इसका जनक माना जाता है मैकेंजी को। रही अब जमींदारी प्रथा आता है कॉर्नवालिस को जमींदारी प्रथा का जनक माना जाता है। और एक मालवाड़ी प्रथा में हमने कहा कि मोहल्ले पर टैक्स बांध दिया कि हमको 10,000 रुपया सालाना चाहिए। अब कौन 1 रुपया दे रहा है, कौन 1000 दे रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें अभी भी हम लोग जमीन खरीदते समय कहते हैं कि रैयती जमीन है। रैयती मतलब ठेठ में बपौती। बपौती का मतलब हो गया वह जमीन जिस जमीन का मालिकाना हक परिभाषित हो। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में मलिक अंबर ने इस प्रथा को प्रचलन किया था, और उसी की व्यवस्था को अडॉप्ट किया है शिवाजी ने। मजेदार चीज, हर किताब में तुम लोग यही पढ़ा होगा शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति, लेकिन यह पूछ दे कि छापामार युद्ध नीति का जनक कौन है, ध्यान रखना यही मलिक अंबर है। यही मलिक अंबर है जिसने दक्षिण भारत में छापामार युद्ध नीति को लागू किया था, और आगे चल करके शिवाजी ने उसको कंटिन्यू किया, सुपर डुपर हिट किया।
जैसे योग है पतंजलि का, लेकिन उस योग को हिट कराया बाबा रामदेव ने। तो लगता है कि बाबा रामदेव की बपौती है योग, लेकिन जनक है कौन? पतंजलि। ठीक उसी तरह से मलिक अंबर ने छापामार युद्ध नीति को जारी आरंभ किया था, लेकिन पीक पर शिवाजी ने पहुंचाया था। यहाँ पर राजस्व प्रणाली की बात करोगे, ध्यान रखना, मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली को शिवाजी ने अपनाया था, और इसी की व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो उम्मीद है कि पूरी समझ में आ गया था होगा। भूमि को मापने के लिए काठी या जरीब, काठी या जरीब क्या है? तुम लोग देखा होगा, जमीन को मापने के लिए लोहे के सिक्कर का कड़ी होता है यारा, उसी को जरीब कहा जाता था, वही मेजरमेंट का स्केल हुआ करता था। भू राजस्व पहले ये 33% लिया करते थे, जिसको आगे बढ़ा करके इन्होंने 40% कर दिया। वेतन सैनिकों को नगद देते थे। देखो ये कमाल का ब्रेनी चीज है, ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन लगेगा कि कौन सा इसमें बड़ा चीज है यारा। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में राज सत्ता राजाओं की इच्छाओं पर चलती थी, और कोई उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहता था। उन परिस्थितियों में सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जा करके उन लोगों को जागीर दी जाती थी। लेकिन शिवाजी को यह मानना था कि अगर हम सैनिकों को जागीर देना आरंभ किए तो वो जागीरदारी में ज्यादा समय व्यतीत करेगा, लोगों से राजस्व वसूली में ज्यादा समय व्यतीत करेगा, उसका ध्यान जंग की ओर नहीं होगा। इसलिए 30 दिन तुम टकटकी लगाए रखो कि फलाना दिन आएगा तो हमको वेतन मिलेगा, तो उस कंडीशन में ज्यादा सैनिक लॉयल होते हैं व्यवस्था के प्रति। यही कारण था कि इन्होंने नगद वेतन देने की प्रणाली का प्रचलन आरंभ किया। सरदेश मुखी एक प्रकार का भू राजस्व था जो 10% लिया करते थे। अब बात आ गई चौथ। चौथ का मतलब चौथाई होता है, मतलब 25% होता है। इतिहास के पन्नों में आज भी एक द्वंद्व का विषय है कि शिवाजी चौथ किस बात का लिया करते थे। किसी का कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये संभवतः भू राजस्व के एवज में लिया करते थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शिवाजी जिस भूभाग को जीते थे, शिवाजी जब नए भूभाग को जीतते थे, शिवाजी जब नए भूभाग को जीतते थे तो वहाँ के लोगों को सुरक्षा जो प्रदान करते थे उसके नाम पर वो चौथ वसूला करते थे। वर्डिंग होगा नवविजित प्रदेशों से चौथ लिया करते थे। इसी में कंफ्यूजन है। नवविजित मतलब नया जीता हुआ, तो यार नया जीता हुआ में वो चौथ लेते थे, दैट मीन्स साफ है कि प्रोटेक्शन कर लेते थे। नहीं तो सरदेश मुखी 10% तो है। 100 बात की एक बात, इन्होंने संपूर्ण इलाके का जमीन का सर्वे भी कराया था अपने मृत्यु से 1 साल पहले 1679 में, और वो भू सर्वे का काम इन्होंने कराया था अन्नाजी दत्तों के माध्यम से। अन्नाजी दत्तों के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण का काम कराया था। अब यही इतना ही पॉइंट तुमको पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इतना ही पॉइंट तुमको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मान लो टिप्पणी टाइप पर दिया कि 150 शब्दों में शिवाजी के राजस्व प्रणाली का वर्णन करें, तो यारा सुंदरता श्रृंगार का मुहताज नहीं होता, आपको डायरेक्ट टू दी पॉइंट आना है, सीधा लिखना है। शिवाजी की सशक्त सैन्य प्रणाली में आर्थिक गतिविधियों के लिए उन्होंने मलिक अंबर के भू राजस्व की प्रणाली को अपनाया, जिसमें किसानों का मालिकाना हक, किसानों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाता था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य की जमीन का सर्वे अन्नाजी दत्तों के माध्यम से करवा करके ये स्पष्ट कर दिया कि कौन खेती की जमीन है और कौन घर द्वार बनाने के लिए जमीन है और कौन निर्जन जगह है जहां पर उत्पादकता नहीं होती। अर्थात तो सच्चाई पर आधारित था। यही कारण है कि इनके कालखंड में कभी भी किसी भी किसान ने कोई बगावत नहीं किया। सरदेश मुखी एक प्रकार का भू राजस्व से संबंधित कर था जो 25% लिया करते थे। ओवरऑल प्रारंभिक दौर में ये 33% पुनः 40% लिया करते थे। ये तुमने पूरी बात लिख दी। अब पारा चेंज करो, और पारा चेंज करके लिखो कि राजतंत्रात्मक शासन की उस प्रणाली में जहां तानाशाहियत चरम पर होती है, जहां राजा जनहित में काम करने को बाध्य नहीं होता है, वहां पर शिवाजी ने एक ऐसी राजस्व की प्रणाली को लाया जहां कभी भी जनता ने बगावत नहीं किया। यही कारण था कि इनकी लोकप्रियता के कारण ही यह कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का हर घर शिवाजी के लिए एक किला था, और मराठा साम्राज्य का हर एक युवा शिवाजी का सिपाही था। जय हिंद, जय भारत। आंसर यही कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखना हो तो सीधा हो गया कि किसकी व्यवस्था को अपनाया, तो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। भूमि का सर्वेक्षण किससे कराया, तो अन्नाजी दत्तों से करवाया। कितना लेते थे, 33%। कितना बढ़ा के किए, तो 40%। फिर न सरदेश मुखी कितना परसेंट होता था, 10%। जमीन का मेजरमेंट, रेलवे एसएससी के लिए जाना यारा, काठी या जरीब।
अब तुम्हारा बारी आता है न्यायिक प्रणाली। एक बात बतलाओ, राजतंत्र में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ होता है राजा, परमपिता परमेश्वर होता है राजा। यहां पर आ जाता है न्यायिक व्यवस्था। तो न्यायिक प्रणाली की जिस व्यवस्था की हम लोग अभी बात करेंगे, उसमें अपील की अंतिम अदालत, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत है, तो वैसे ही अपील करते करते जो जाते थे वो अंतिम अदालत कहलाता था हाजिर मजलिस। अंतिम अदालत कहलाता था हाजिर मजलिस। और सर्व आपराधिक मामलों को जो देखा करता था, मतलब दो टाइप का हो गया, एक दीवानी और एक फौजदारी। अब ये दीवानी और फौजदारी में क्या अंतर है यारा? तेरा जमीन कोई हड़प लिया, तेरे घर में कोई रह रहा है, किराएदार घर खाली नहीं कर रहा, ये सब दीवानी मामला आ गया। फौजदारी में देखते हो एक वर्ड जुड़ा हुआ है फौज, मार के कोई कान का पार धांस दिया, खूने खून कर दिया, तो आ जाएगा फौजदारी मामला। तो दो तरह के न्यायालय आज भी पाते हो, और दो तरह का न्यायालय शिवाजी के कालखंड में भी था। एक कहलाया दीवानी, एक कहलाया फौजदारी। ठीक है, ज्यादातर न्यायाधीश जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। ज्यादातर न्यायाधीश क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। ध्यान रखना, दीवानी और फौजदारी मामला, कौन कौन मामला? दीवानी और फौजदारी मामला ज्यादातर ब्राह्मण होते थे। आपराधिक मामलों को वही फौज देखते थे पटेल। अपील की अंतिम अदालत कहलाता था हाजिर मजलिस। तो ये पूरा का पूरा आ गया शिवाजी का। अब देखो, सैन्य प्रशासन आ गया, राजस्व व्यवस्था आ गया, न्यायिक प्रणाली आ गया, दुर्ग व्यवस्था आ गया, तुम्हारा सैन्य प्रणाली में तीनों विंग आ गया, सब तो टच कर लिया। अब कहोगे कि सर अगर इसको हम लोग एक एक लाइन करके भी लिखें, दुनिया भर लाइन हो जाता है। अगर इसको देखो, जो बतलाएं वो पीटी के लिए रामबाण है, लेकिन यही मटेरियल मेंस में भी होता है यारा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत यारा। अमृत वीर पुत्र हो, प्रशस्ति पुण्य पत है, बढ़े चलो, कुछ भी तूफान मचा दोगे। हम कह रहे हैं ना, अगर ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो, कमीशन का सेट बना के देखना, हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ टाइगर सर, ताल का मचा दोगे, दावा है मेरा। सेट बना के देखना, चाह के फेल करके दिखा दो, कलम उठाना छोड़ देंगे, शुद्ध कंसेप्चुअल मिलेगा। अब कहोगे कि सर 200 शब्दों में इसको बांध दीजिए, तो सीधा लिखाएगा। शिवाजी के प्रशासनिक ढांचे में अष्टप्रधान का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें पेशवा कोमा, सरिये नौबत कोमा, न्यायाधीश कोमा, 8 पद का नाम लिखेंगे। उसका कौन पद क्या करता था ये नहीं लिखेंगे। दूसरा, किले की अर्थव्यवस्था और किले के प्रणाली को देखने के लिए हवलदार होता था। किला टच कर लिया। आगे आओ, प्रांत 4 सूबों में बटा हुआ था। पर्यवेक्षणाधिकारी सर सूबेदार कहलाता था। आगे आओ, 3 प्रकार की सेना थी। नौसेना भले कोलाबा में थी, विदेश में आक्रमण नहीं किया, सेंटेंस को लच्छेदार बनाया। पागा या बरगीर इनका अस्थायी घुड़सवार सैनिक था, अस्थायी में सिलादार होता था। और हवलदार जुमलदार हजारी हजारी ये सैन्य कर्म का बंटवारा था। ऐसे ही सेना की तादाद सबसे अधिक पैदल सेना में था, लेकिन सबसे नीचे के पायदान में रहने वाले 9 सैनिकों के ऊपर का अधिकारी नायक कहलाता था, और सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ अधिकारी एक साथ हजारी कहलाता था। अपील की अंतिम अदालत को जो होती थी, न्यायिक प्रणाली के लिए हाजिर मजलिस होता था। दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के मामले हुआ करते थे। फिर तुम्हारा छूटा क्या, दिमाग पर गौर करो। छूटा 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 अर्थव्यवस्था। इन्होंने मलिक अंबर के भू राजस्व की प्रणाली को अपनाया और किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया। आंसर पैक्ड हो गया। और अमूमन इतना में हमको लगता है 250 वर्ड खत्म हुआ होगा। अभी भी तेरे पास 50 वर्ड है। जैसे नहीं होता कि भरपेट खाना उना खा लिया तो पान पर अगर गुटखा भी चबा लेता है लास्ट में, तो अब लास्ट में इसको सुंदर करके डेकोरेट कर दो कि वाकई विपरीत परिस्थितियों, देखो सेंटेंस का चुनाव, विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी शिवाजी ने जिस प्रशासनिक ढांचे को खड़ा किया, उसको उस कालखंड के दबंग शासकों ने अर्थात औरंगजेब जैसा कैरेक्टर भी ध्वस्त ना कर सका। ये प्रशासनिक मजबूती को बतलाता है। पूर्ण विराम। पूरा आंसर पैक भी हो गया। लंबा करना है 6-7 पन्ना भर सकते हो, छोटा करना है तो 250, ऑब्जेक्टिव करना है तो यही है। कभी देंगे मेंस का स्पेशल क्लास देंगे, देखना कलम उठाना सिखाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूं, कोई साइकिल
चलाने का थ्योरी दे के साइकिल नहीं चलवा सकता, कोई तैराकी का थ्योरी दे करके पानी में तैरना नहीं सिखा सकता। ये सारी चीजें अभ्यास से होती है। हाँ, पीटी दो, कसम से खाली बहरा नहीं होना चाहिए और पगला नहीं होना चाहिए, किसी का तत्कालिक रूप से अफेयर किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, 3 बीमारी नहीं होना चाहिए। बैठा दो, यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या बीपीएससी हो या दारोगा हो, पास कराने गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने किया यार, मैं कोई लंबा नहीं बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।